ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हेलो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स इंजरी को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित अग्रवाल जी। आप स्पोर्ट्स इंजरी के एक्सपर्ट हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। कई बार बचपन में भी हमें हड्डियों की, जोड़ों की इस तरह की चोट या खेल के मैदान में कोई इस तरह की चोट लग गई है मान लीजिए, तो क्या भविष्य में वो खिलाड़ी बनने का जो सपना है उसमें कोई बाधा उत्पन्न कर सकती है? अगर उस चोट का सही से इलाज और सही टाइम पे इलाज नहीं हो तो वो बाधा कर सकती है। जैसे कई बार क्या होता है कि फ्रैक्चर हो गया है, जोड़ के चारों तरफ फ्रैक्चर हो गया है या हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, तो उसका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ या किसी ने पहलवान से इलाज करा लिया तो वो हड्डी टेढ़ी जुड़ जाती है। अगर टेढ़ी जुड़ी है तो पॉसिबल है कि वो भविष्य में उसको खिलाड़ी बनने पर रोक सके। लेकिन अगर एक्सपर्ट से आप इलाज करवाएंगे, टाइम पे इलाज होगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती आमतौर पर। अच्छा, हड्डी के बारे में ऐसा सुना है हमने कि भी कहते हैं कि हड्डी तो खुद ही जुड़ जाती है। तो जब हड्डी खुद ही जुड़ जाती है तो फिर प्लास्टर क्यों बांधा जाता है? ये बात बिल्कुल सही है कि जुड़ने का काम शरीर का है और हड्डी अपने आप ही जुड़ती है। इसलिए किसी फ्रैक्चर को या किसी हड्डी जो टूटी है उसको हम नहीं छेड़ेंगे तो भी वो जुड़ेगी, लेकिन वो उसी पोजीशन में जुड़ेगी जिस पोजीशन में है। मतलब वो टेढ़ी जुड़ेगी, उसको सही नहीं जोड़ पाएंगे। उसका जो पाँव में, हाथ में छोटापन आ सकता है, पाँव हाथ छोटा हो सकता है। प्लास्टर क्या करता है, हम हड्डी को पहले बिठाते हैं अपनी जगह पे और प्लास्टर से उसको पकड़ के रखते हैं। प्लास्टर उस हड्डी को हिलने नहीं देता है। तो प्लास्टर का काम इतना है कि हड्डी को हिलने नहीं दे और शरीर का काम है कि उसको जोड़ के रखे। अच्छा, जो खिलाड़ी हैं स्पोर्ट्स इंजरी से वे कैसे बचें, किन किन बातों का ध्यान रखें, और आम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं वो इस तरह की चोटों से कैसे बचाव कर सकते हैं? स्पोर्ट्स इंजरी से बचने के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो है प्रॉपर ट्रेनिंग। कोई भी ऐसा नहीं है कि आज किसी ने मन बना लिया कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, तो सीधा वो आज 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ लिया। कोई भी चीज़ है स्टेप बाय स्टेप होती है, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ना पड़ता है हमको। तो पहले प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए उस चीज़ की। अपने बॉडी को पहले इतना बनाएं आपकी स्पोर्ट्स खेलने लायक हो वो। तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग, जैसे स्टार्ट करें अपन जॉगिंग से, धीरे धीरे जॉगिंग को बढ़ाएं। आज 1 किलोमीटर, कल 2 किलोमीटर, धीरे धीरे बढ़ाएं। हर मसल की स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। जो घुटने के ऊपर की मसल्स होती हैं, हैमस्ट्रिंग्स होती हैं, जांघ के पीछे आगे क्वाड्रिसेप्स होती हैं, काफ मसल्स होती हैं जो पिंडियाँ बोलते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है रनिंग में। तो इनकी स्ट्रेचिंग और इनकी ताकत के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हो सके, फैसिलिटीज़ अपने पास हैं तो किसी ट्रेनर की मदद लें। कोई भी स्पोर्ट्स, जैसे कोच होते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के, वो सब इन्हीं बातों का ध्यान रखते हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को कोई चोट ना पहुंचे, कोई इंजरी नहीं हो। तो प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा है उसका खान पान। तो उसको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे मसल की एनर्जी बढ़े। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा खा लिया हो, उसका पेट इतना भारी हो गया वो भाग ही नहीं पा रहा, वो खेल नहीं पा रहा है। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। आजकल क्या होता है कि कई लोग होते हैं कि सप्लीमेंट्स पे ध्यान देते हैं, हम ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, उससे हमारी बॉडी बन जाएगी, हम स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। उनमें आमतौर पे कई बार स्टेरॉइड्स मिले होते हैं जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्टेरॉइड से एक बार तो ऐसा होता है कि हमें बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके बहुत ज़्यादा बड़े नुकसान हो सकते हैं। सप्लीमेंट्स में हम वे प्रोटीन आता है वो ले सकते हैं जो मांसपेशियों के लिए अच्छा है। इसके अलावा सप्लीमेंट्स पे ये ध्यान रखें कि स्टेरॉइड्स नहीं होने चाहिए। बाकी खान पान में फल फ्रूट्स अच्छे से लें और हरी सब्जियां खाएं, जिससे कि न्यूट्रिशंस मिलता है, अपनी बॉडी को ताकत मिलती है। तो वैसे आपने खान पान और सप्लीमेंट्स को लेके बता दिया, मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल करना भी चाह रहा था। तो हम आजकल कई बार ऐसा खबरें देखते हैं कि भाई 100 वर्ष के बुज़ुर्ग हैं, ये मैराथन दौड़ रहे हैं या इस खेल में अब भी सक्रिय हैं, और 80-85 साल के बुज़ुर्ग हैं, वो जो बुज़ुर्ग वृद्ध लोगों के लिए जो खेल होते हैं, सीनियर सिटीजन्स के गेम्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मेडल भी जीतते हैं। तो ये लोग कैसे कर पाते हैं इस उम्र में भी इतनी भाग दौड़? इनको फिर पूरी ट्रेनिंग भी करनी पड़ती होगी, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती होगी, तो क्या खाते पीते होंगे ये लोग? मतलब नॉर्मली कोई भी पर्सन है, ऐसा नहीं है कि 80 साल की उम्र में एकदम से दौड़ना शुरू करे और मैराथन दौड़ लेगा। वो उसकी जो फिटनेस है वो पहले से ही चली आ रही है। यंग एज में भी अपनी 40-50 साल की उम्र में भी उसने अपने आप को फिट रखने की कोशिश की है, रोज़ व्यायाम की है, जिससे उसकी हड्डियाँ मजबूत रहें, मांसपेशियाँ मजबूत रहें और वज़न उसका कंट्रोल में रहे। ऐसा नहीं है अपना पेट निकला हुआ है और हम भागने की सोचें। तो ये फिटनेस जो है वो लॉन्ग टर्म है, ऐसा नहीं है एकदम से फिट हो जाते हो आप।
कोई भी पेड़ है आज ऐसा नहीं है कि वो सीधा फल फ्रूट देने लग जाएगा, वो सीधा छोटे पौधे से बड़ा पेड़ बना है। तो ऐसा ही फिटनेस के लिए है। फिटनेस को ऐसा नहीं, हमें रोज़ अपनी फिटनेस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मॉर्निंग वॉक, हल्की जॉगिंग सभी वर्ग के व्यक्तियों के लिए, सभी उम्र के लिए, सभी काम करने वालों के लिए, चाहे जो जैसा मर्जी व्यक्ति है, उसको बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को फिट रखे, ताकि बुढ़ापे में उसको वृद्ध होने पर कोई मजबूरी में या कुछ ऐसी तकलीफ नहीं हो कि उसको बिस्तर पकड़ना पड़ रहा है या चलने लायक नहीं हो। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए अपने को आज से ही कदम उठाने चाहिए कि आज से ही हम अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने कि हमें आज से ही कदम उठा लेने चाहिए अपनी फिटनेस के लिए, खासकर हड्डियों की, जोड़ों की, मांसपेशियों की सेहत के लिए। तो आगे लंबे समय तक आगे बुजुर्ग होने पर भी हम एकदम फिट एंड फाइन रहेंगे। अच्छा, आम लोगों की जो हड्डियों की, जोड़ों की जो तकलीफ़ होती है और उनकी सर्जरी होती है, जैसे कई बार प्लेट्स या रॉड्स भी डलती हैं उनके शरीर में, तो उन्हें भी फिजियोथेरेपी कराई जाती है। तो ऐसे कौन कौन से ऑपरेशन हैं जिनके बाद उन्हें फिजियोथेरेपी की मदद लेनी ज़रूरी होती है? हड्डियों के जितने भी ऑपरेशन हैं 99% में फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चोट की वजह से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरा, ऑपरेशन की वजह से भी मांसपेशियों पे चीरा लगता है, या ऑपरेशन के लिए हम चीरा लगाते हैं, प्लेट डालते हैं, उसकी वजह से मांसपेशियों पे थोड़ा कमजोरी का असर आता है। तो उन सबको देखते हुए फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मरीज क्या है, तकलीफ में होता है, अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता वो, तो उसको सहारे की ज़रूरत होती है। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट उनको अपनी ताकत वापस लाने में बहुत हेल्प करते हैं, उनकी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने में, उनकी हड्डियों को मजबूत करने में। और हड्डी के जुड़ने का नियम ये है कि आप जितना उस पर मूवमेंट करेंगे उतनी वो जल्दी जुड़ती है, अगर उसकी मजबूती है तो। अगर वो ऐसा कई बार होता है कि हम हड्डी इतनी कमज़ोर होती है कि प्लेट के बाद भी हम कई बार उसको कहते हैं कि आराम करो बिस्तर पे, और कई बार किसी मरीज़ को बोल देते हैं कि कल से चलना शुरू कर सकते हो। तो ये तो मरीज़ पे डिपेंड करता है कि मरीज़ की हड्डी की क्वालिटी कैसी है, लेकिन आमतौर पे अगर मूवमेंट रहेगी तो हड्डी जल्दी जुड़ेगी। अच्छा, आजकल हड्डियों की सेहत के लिए, जोड़ों की सेहत के लिए कहा जाता है कि भाई आप लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और कुछ लोग तो इसको एक्सरसाइज के रूप में भी लेते हैं। तो मैं एक एक कदम धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ता हूँ, एक में थोड़ा सा तेज कदमों से सीढ़ी चढ़ता हूँ, तेज कदमों से उड़ता हूँ। तो इसके कोई अलग अलग तरीके हैं जो एक्सरसाइज के रूप में काम आ सकते हैं? मेनली जिसमें मैंने पहले भी बताया कि जो फिटनेस का काम है वो आज से ही शुरू करना चाहिए। जितना फिटनेस अपने बॉडी पे ध्यान देंगे, तो एक तरह से जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना भी एक तरह से रेगुलर व्यायाम है। हम लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, सारा दिन चेयर पे बैठ के ऑफिस में काम करेंगे, घर पे आके सो जाएंगे, तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी जीरो है। तो इसका असर अभी नहीं मालूम चलेगा, हमें 40-50 साल की उम्र क्रॉस करने में मालूम चलेगा कि हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो गई हैं, मांसपेशियाँ बहुत कमज़ोर हो गई हैं। सीढ़ियाँ तेज चढ़ना या स्लो चढ़ना ये पर्सन टू पर्सन पर डिपेंड करता है, कौन कैसे करना चाहे, लेकिन करना जरूरी है। अगर आप सीढ़ियाँ फास्ट चढ़ रहे हो तो जल्दी थक जाओगे। अगर यंग पर्सन है, कोई 20 साल का नौजवान है, वो जल्दी चढ़ सकता है, लेकिन 50 साल का इतनी फास्ट नहीं चढ़ पाएगा। इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि तेज चढ़ो या स्लो चढ़ो, लेकिन कोशिश करो कि लिफ्ट का इस्तेमाल कम से कम हो, ज़रूरी हो वहीं लिफ्ट का इस्तेमाल करें। अगर पास में आपको कहीं भी जाना है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो पैदल जाने की कोशिश करें। अगर टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं सुबह मॉर्निंग वॉक का या एक्सरसाइज करने का, तो अपनी दिनचर्या बदल के उसमें टाइम निकाल सकते हैं। जैसे कहीं जाना है तो पैदल जाएं, सीढ़ियों से चढ़ें। तो एक तरह से ये चीज़ें भी अपने को रेगुलर व्यायाम में काउंट होती हैं, और हम अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर सकते हैं उससे। तो रेगुलर व्यायाम जो है उस किसी न किसी स्वरूप में तो करना चाहिए, हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों की सेहत के लिए ज़रूरी है। साथ में खान पान जो है वो भी संतुलित आपका और पोषक तत्वों वाला रहे। डॉक्टर अमित अग्रवाल जी को हम थैंक्स कहेंगे, उन्होंने दर्शकों को इस विषय में इतनी अच्छी जानकारी दी। पत्रिका की विश्वसनीय खबरों को आप ऐप के ज़रिए भी जान सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर आप पत्रिका टाइप करें और पत्रिका हिंदी न्यूज़ ऐप को डाउनलोड करें, जहां आप लेटेस्ट खबरों के साथ पत्रिका टीवी लाइव भी देख सकते हैं। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहें पत्रिका टीवी। नमस्कार।